हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। बच्चों, पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि इतने दिन हम वीडियो नहीं बना पाए, कुछ समस्या थी और इधर नवमी अष्टमी भी पड़ गई थी। उसके बाद कुछ पर्सनल दिक्कत थी, इसलिए नहीं बना पाए। आज से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चों। और आज हमने पॉलिटी का अध्याय लिया है, पहला NCERT पॉलिटी अध्याय 1, जिसमें दिया गया विविधता की समझ। तो चलो अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। विविधता का क्या मतलब होता है, आप लोग जानते हो? विविधता का मतलब होता है कि हर जगह अलग रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन होने के बावजूद भी हम लोग एक रहते हैं। और यही आज हमारे पाठ का सार है कि हम लोग अलग अलग होते हुए भी एक हैं। हम लोगों में ना खून का रिश्ता है, ना जात का रिश्ता है, ना धर्म का रिश्ता है, फिर भी हम लोग एक हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? कौन बताएगा? कोई बच्चा बताए। आप लोग जानते होगे, देखते होगे कि जितनी अच्छी मित्रता हमारे बाहर के लोगों से हो जाती है, उतना कभी घर वालों से भी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि उनसे हमारा कनेक्शन अच्छा बैठता है। और कनेक्शन अच्छा क्यों बैठता है? क्योंकि वो हमको समझते हैं, हमको पहचानते हैं, हमको जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहला विविधता का उदाहरण ले लो, विद्यालय जहाँ पर हम लोग रोते हुए जाते हैं कि मम्मी हम स्कूल नहीं जाएंगे, पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों बच्चा रोता है वहाँ पर? इसलिए रोता है क्योंकि वो अपने परिवार से अलग हो रहा होता है। वो सोचता है कि अब हम नए लोगों के बीच में कैसे रहेंगे, कैसे माहौल में रहेंगे। लेकिन जब वो विद्यालय जाता है, वहाँ पर हर धर्म के, हर जाति के, हर जगह के बच्चे जब आते हैं तो वो उनसे दोस्ती करता है। कुछ दिनों में आप देखते हो कि वो स्कूल में उसको इतना अच्छा लगने लगता है कि जो बच्चा घर में शांत रहता है वो स्कूल में बहुत बोलता है। कभी कभी आपके पास कंप्लेन भी आती होगी कि आपका बच्चा बहुत बात करता है। तो वो बात नहीं करता है, वो घर में अपनी भावनाओं को नहीं शेयर कर पाता है और विद्यालय में अपनी भावनाओं को वो शेयर कर लेता है। इसको ही कहते हैं विविधता। ऐसे ही जब हम बड़े स्तर पे जाते हैं तो देखते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, रेगिस्तान वाले इलाके में जाते हैं, और गर्मी वाले इलाके में जाते हैं, ठंड वाले इलाके में जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, उत्तर भारत में जाते हैं, पूर्व भारत में जाते हैं, पश्चिम भारत में जाते हैं। तो वहाँ का खान पान, वेशभूषा, धर्म सब अलग होता है। लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं ना, तब भी अपनापन लगता है। क्यों? क्योंकि वे सब भारत देश के वासी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। उसके बाद उनसे हमारा लगाव, कि वो हमको समझते हैं, हमको जानते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ के कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर या रिक्शा वाले कायदे से बात नहीं करते हैं। और कभी कभी हम दूसरे जब उसमें जाते हैं, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है या कहीं और जाते हैं, तो वहाँ के टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर इतने कायदे से, दुकान वाले इतने कायदे से बात करते हैं कि मन खुश हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? संस्कारों का भी असर होता है, विविधता का भी असर होता है। तो ये तो हम लोग ने जाना विविधता। विविधता क्या होती है, समझे आप लोग? विविधता क्या है? भारत में खान पान, साउथ का खाना अलग होता है और उसका पूर्व का खाना अलग होता है, ईस्ट का खाना अलग होता है, वेस्ट का खाना अलग होता है और नॉर्थ का खाना अलग होता है। सबके अपने संस्कृति होती है, कोई कैसा पहनावा पहनता है, कोई कैसा पहनावा पहनता है, कोई कैसे रहता है, कोई कैसे लोगों से व्यवहार करता है। ये सब हमारे विविधता का ही असर होता है। अब समीर और समीर दो की कहानी क्या है इसमें, ये चलो देखते हैं। समीर एक, समीर दो की कहानी क्या है, ये चलो देखते हैं। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी भाषा ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो को हिंदी बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। नाम दोनों एक हैं, लेकिन भाषा के दोनों अलग हैं। किसी ने अंग्रेजी पे ज़्यादा पकड़ बना के रखी है तो किसी ने हिंदी पे ज़्यादा पकड़ बना के रखी है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात जब कर पाए हैं तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, कि क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था, भाषा महत्वपूर्ण नहीं थी।
जब वो लोग आपस में बात किए तो उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था, भाषा महत्व नहीं थी। अगर इंग्लिश वाला हिंदी की भाषा को समझ रहा है और हिंदी वाला इंग्लिश की भाषा को समझ रहा है तो उनके बीच में बहुत ही अच्छे वार्तालाप हुई है। ऐसा ही समीर 1 और समीर 2 के साथ हुआ। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि भी ये भिन्नताएं विविधता में पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। जैसे त्योहार उनके अलग हैं, खान पान अलग है, फिर भी उनमें एकता है। समीर 1 के स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 1 जो था वो पढ़ा लिखा था और समीर 2 नाम का जो बच्चा था वो क्या करता था, अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ठीक है, किसी को मौका मिलता है तो वो निखर जाता है और किसी को मौका नहीं मिलता तो वो नहीं निखर पाता है। यही समीर के साथ हुआ है। जीवन की समृद्धि, अलग अलग तरह के भोजन, त्योहार, कपड़े हमारे जीवन को रोचक बनाते हैं। अब जीवन की समृद्धि क्या है? समृद्धि का मतलब बढ़ोतरी क्या है? समृद्धि का मतलब यही है कि हम अलग अलग, जैसे पोंगल हो गया और तुम्हारा गुजरात में जैसे ये गरबा हो गया, उत्तर प्रदेश में होली, ईद, बकरीद हो गई और वो हो गए। तो ये सब जो त्यौहार हैं हमारे, ये हमारी संस्कृति को बताते हैं, हमारे जीवन जीने की क्षमता को बताते हैं, हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। भोजन, खान पान अलग होने के बावजूद भी हम लोग एक हैं। यही इस कहानी में बताया गया है। अब विविधता बनाम असमानता, गैर बराबरी। विविधता एक पहचान, अलग अलग भाषा क्या है, अलग भाषा बोलते हैं। कोई बंगाली बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है। उसके बावजूद भी हम सब लोग एक हैं। जब किसी व्यक्ति के पास अवसर, धन या संसाधनों की कमी होती तो उसे असमानता कहते हैं। अब जैसे कोई बनना चाहता है कि जैसे वो समीर 1 समीर 2 की कहानी है, एक बच्चा अखबार बेचता है, एक बच्चा पढ़ाई करता है। लेकिन क्या वो चाहता नहीं कि हम पढ़ाई करें? वो भी चाहता है, लेकिन वो ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहाँ पर उसके संसाधनों की कमी है। उसको सबसे पहले रोटी की ज़रूरत है, फिर उसको छत की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, तो बेचारा वो उसमें लग जाता है, अपनी पढ़ाई को पीछा छोड़ देता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर काबिलियत नहीं, उसके अंदर काबिलियत है लेकिन उसको मौका नहीं मिला, उसको समाज में मौका नहीं मिल पाया। अगर कोई उसको मौका दे तो वो भी ऊपर निकल जाए। इसको ही असमानता कहते हैं। ठीक है बच्चों, असमानता किसको कहते हैं? इसको ही असमानता कहते हैं। ऐतिहासिक प्रभाव क्या होता है? जाति प्रथा जैसे कारक समाज में भेदभाव करते हैं जो विविधता नहीं बल्कि असमानता का उदाहरण है। हाँ बच्चों, जाति प्रथा पहले ये बहुत चलता था कि जो हमारे छोटे भाई बहन होते थे, जो कमज़ोर होते थे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेद सुनने का अधिकार नहीं था, कुछ करने का अधिकार नहीं था। उनको 4 वर्णों में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये सब बांट दिया गया। तो उनका क्या काम डिसाइड कर दिए गए थे कि यही काम तुमको करना, तो वो लोग पिछड़ गए। लेकिन अब हमारा भारत बदल गया है, सबको मौका मिलता है, सब लोग अपनी प्रतिभा को उजागर करें और सब आगे आएँ। तो ये भी कहीं ना कहीं एक असमानता का कारण था। अब तुलनात्मक अध्ययन, लद्दाख और केरल, ये क्या है? लद्दाख और केरल क्या भौगोलिक स्थिति क्या है लद्दाख की? जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में
पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्ताना इलाका है। लद्दाख क्या है? एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलते वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। कितना ठंड होगी बताओ, पीने के पानी के लिए भी दिक्कत थी लद्दाख में। सोचो वहाँ का जीवन यापन कैसा होगा। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। खास किस्म कहाँ पे? अब यह बताओ कि पश्मीना बकरी को कहाँ पे पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। तो खास की पश्मीना ऊन मिलती है जिसको बड़ी महंगी बिकती है क्योंकि गर्म होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं और कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। खान पान देखो वहाँ का क्या, मुख्य रूप से मांस और दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर। अब जब वहाँ पर खेती होती नहीं है तो उनको खान पान तो यही होगा। मांस खाते थे। हर परिवार में कुछ गाय, बकरी और याक भी होती हैं। अब क्या करें, वहाँ जब खेती नहीं होती है तो मांस, दूध यही सब पदार्थ खाएंगे ना। अब तिब्बत के साथ व्यापारिक मार्ग, अब देखो इसको क्या है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर हम मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तिब्बत का रास्ता लद्दाख से होकर ही जाता है बच्चों। ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है कि लद्दाख से होकर किसका रास्ता जाता है? तिब्बत का रास्ता जाता है। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियां और आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म पहुंचा था तिब्बत। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। अब केरल देखो क्या था। केरल क्या है? केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब के से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इन बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और इन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ अधिकतर लोग मछली और सब्जी चावल खाते हैं। तो ये तो केरल की खान पान क्या है। चावल, मछली, साग सब्जियाँ खाते हैं, मसाले काली मिर्च, लौंग हैं। तो ये केरल और लद्दाख में क्या था अंतर। अब विविधता में एकता।
भारत की विविधता या एकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों को फूट डालकर राज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को ऐसा भगाया कि आज अपना भारत स्वतंत्र हो गया। ये क्या होती? विविधता में एकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुस्तक में बताया कि भारतीय एकता ऊपर से थोपी हुई नहीं है, बल्कि गहरी सहनशील है। इनको कोई नहीं अलग कर सकता है। यहाँ पर हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जितना मर्जी हो लोग लड़ा ले, लेकिन कभी नहीं लड़ सकते हैं। आप लोग देखो, बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में देखो, जो लोग रहते हैं हमारे आसपास, वही हमारे काम आते हैं। कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और इतनी समझ तो होनी ही चाहिए इंसान को। सबसे ऊपर इंसानियत का रिश्ता होता है। कोई रिश्ता से बड़ा, जाति धर्म से बड़ा इंसानियत का रिश्ता है, और कोई रिश्ता नहीं। अगर इतनी बात सब समझ लेना, कभी कोई लड़ाई नहीं होगी। तो ये था हमारा विविधता में एकता। स्वतंत्रता संग्राम में भारत ने कैसा साथ दिया? स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, सभी लोग, भारत के लोग मिले थे और सभी ने मिलकर अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया और भारत को स्वतंत्र कराया। तो ये था हमारा पाठ विविधता में एकता। हमने आपको पाठ पढ़ाया और ये एक डायग्राम दे दिया। आप लोग कहानी सुनिए, इसको देखिए, ना समझ में आए कमेंट कीजिए, और फिर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे। और आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा बनाइए। ठीक है, चलो फिर ख़त्म करते हैं।